पिछली क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो अपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपके पास क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको क्या आपके पास है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है ना। फ्रीलांसिंग ऐसे तो नहीं है कि बस ऑफिस खोला और दफ्तर बन गया हमारा तो फ्रीलांसिंग शुरू हो गई है। जब तक आपके पास पहले से कोई स्किल नहीं है और आपके पास स्किल भी एक्सपर्टीज़ की शक्ल में होनी चाहिए, सिर्फ स्किल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी भी कॉलेज से कोई डिग्री की है या कोई डिप्लोमा लिया है तो ये तो स्किल है ना, एक्सपर्टीज़ तो नहीं है। तो अगर आपसे किसी ने कुछ काम करवाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो एक्सपर्ट बंदा ही मांगेगा ना। कोई भी बंदा अनस्किल्ड लोगों से तो काम नहीं करवा सकता ना। यहाँ से आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इट्स ओके, आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन जब किसी ने आपसे काम लेना है तो उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि वो आपसे करवाना क्या चाह रहा है। अगर आप वो काम कर सकते होंगे तो ही वो आपको काम देगा, अदरवाइज वो आपको काम नहीं देगा। ठीक है। और आज बात शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा आपने अपने माइंड को ओपन करना है कि फ्रीलांसिंग, ई लांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। ठीक है, ये तीन नाम मैंने लिए, इनको पहले हमने क्लियर करना है। फ्रीलांसिंग को वैसे हम कैसे लेते हैं, मतलब हमारे ज़हन में क्या आता है जैसे हम फ्रीलांसिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में क्या बात आती है? कोई बात नहीं आती। ऑनलाइन बिजनेस। फ्रीलांसिंग करने का ये बात में आती है कि भाई चलो हम कोई और काम भी कर रहे हैं, मे भी कोई और जॉब कर रहे हैं, मे भी स्टडी कर रहे हैं, तो घर में बैठ के कुछ 2-4 घंटे हमारे पास होते हैं तो एक स्किल भी हमारे पास मौजूद है, तो क्यों ना हम उस स्किल को सेल करना शुरू करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, आप किसी की टाइमिंग्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने फ्री टाइम के मुताबिक कुछ काम करने लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है। अब ये वाला जो काम है ये आपको मिल कैसे रहा है, मतलब ये काम आपको कहाँ से मिल रहा है? अगर हम ये कहें कि फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम एक एक प्लेटफॉर्म ही पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे हम कहें ना कंप्यूटर कॉलेजेस, तो होते तो कोर्सेज है ना सब में, लेकिन कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। लाहौर में हम कहेंगे बहुत सारे कंप्यूटर कॉलेज हैं। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी हमारे पास बहुत सारे हैं। उनमें से जो इस वक्त सबसे पॉपुलर हैं, जिनको हमने इस कोर्स में कवर करना है, उनमें एक फाइवर है, एक अपवर्क्स है और एक सो कॉल्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम समझेंगे कि ये कैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ लिंक्डइन। बेसिकली ये लिंक्डइन जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। कैसे है इसको भी अभी हम समझेंगे। सो ये तो हो गया फ्रीलांसिंग। अब आपको एक तरीका तो ये वाला हो गया, एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई स्किल है और आपका लेबर है जो वो आपसे कहता है कि भाई मुझे लोगो बनवाना है, तो आप उसका भी तो लोगो बनाकर दोगे, तो उससे भी आपको बिजनेस मिल गया, आपको अपनी कम्युनिटी से भी बिजनेस मिल गया। या आपका फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आप अपनी चीज़ें लगाते हो, वहाँ से भी कुछ लोग आपको कांटेक्ट करने लगे हुए हैं, कुछ लोग आपको जानते हैं। आप यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हो, ग्राफिक्स कर चुके हुए हो, ग्राफिक्स में सपोज कर लेते हैं एक्सपर्ट हो चुके हो, अब वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो कोई लोग या कॉलेज वाले ही आपसे कहते हैं कि भाई हमारा ग्राफिक्स का काम आप करो, यानी हमारी फेसबुक के ऊपर पोस्ट बननी होती है, ये आप बनाया करें, लोगो आप बनाया करें, हमारे बैनर आप डिज़ाइन किया करें। तो इसके अगेंस्ट कॉलेज वाले आपको कहेंगे हम आपको पैसे देते हैं क्योंकि हम ये काम बाहर से करवाते हैं, तो आप करोगे तो बाहर वाले करते हैं तो हम उन्हें पैसे देते हैं, आप करोगे तो हम आपको पैसे देंगे। अब ये कैसी फ्रीलांसिंग है? ये भी एक किस्म की फ्रीलांसिंग है ना, ये भी तो फ्रीलांसर ही हो। कॉलेज वालों ने ये तो नहीं कहा आपको कि सुबह 8 बजे आइएगा और शाम को 5 बजे जाइएगा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि आपने हमारा ये काम करना है। सो ये भी एक किस्म की फ्रीलांसिंग है। अब ई लांसिंग में क्या चीज़ आ जाएगी? अब आपको मेरी बात सुन के शायद समझ में आ गया होगा कि ई लांसिंग में क्या चीज़ आएगी। ऐसा काम जो आपको इंटरनेट से मिल रहा होगा वो सारे का सारा किस में आ जाएगा? ई लांसिंग में आ जाएगा। मतलब इंटरनेट से मिलना है ना, जैसे कहते हैं ना ईमेल, एक मेल होती है और एक ईमेल होती है। मेल जो होती है वो पोस्ट ऑफिस से आती है, टीसीएस से आती है, ईमेल जो होती है वो इंटरनेट से आती है। सो ई लांसिंग का क्या मतलब होगा कि ऐसा काम जो हमें ऑनलाइन मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा ई लांसिंग है। बेसिकली तो फ्रीलांसिंग ही है ना। और अगर मुझे कुछ अपने रिसोर्सेज की वजह से मिल रहा है, अपने सोर्सेज की वजह से मिल रहा है, कुछ लोग मुझे जानते हैं उधर से मुझे मिल रहा है, या मैं कुछ लोकल एडवर्टाइज करता हूँ उससे मुझे काम मिल जाता है, वो भी तो फ्रीलांसिंग ही है। उसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। ये आपका एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। जैसे मैं कहूँ ना भाई मैं क्या करता हूँ, तो मैं फुल टाइम पढ़ाता नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करता हूँ?
मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस रन कर रहा हूँ खुद से अपना। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस का क्या मतलब होता है? एक तो होता है ना बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस होता है, एक लार्ज बिजनेस होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस का क्या मतलब है कि मैं खुद से ही अपना काम करने लगा हूँ। अब उस काम के लिए वैसे अगर मैं कंपनी खोलूँगा तो मुझे पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा ना कंपनी का, फिर मेरे रेगुलर मंथली कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होंगे उस कंपनी के लिए। लेकिन अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करने लगा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मे बी मैं अपने घर से ही सर्विसेज दे रहा हूँ लोगों को, और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको जाकर मीटिंग्स करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और काम करवाता हूँ। और फॉर एग्जांपल मेरा काम, जब मेरे पास ज़्यादा काम का वर्कलोड होता है तो मैं कुछ लोग रिमोटली भी हायर कर लेता हूँ अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली बिजनेस मैं ही कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे पता लगेगा कि भाई ये वाले एड्स मैं नहीं लगा पा रहा, आजकल टाइम की बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने एक लड़का हायर किया और उससे कहा ये वाला काम तुम कर दो, लेकिन असल में बिजनेस तो मैंने ही लिया ना, बिजनेस तो मैं ही कर रहा हूँ, उस लड़के को उस काम करने के पैसे दे दूंगा। सो ये किस कैटेगरी में आएगा? फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो फ्रीलांसर भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता? फ्रीलांसर भी हो सकता है ना, और लोकल बिजनेस करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी बात आपको मैंने क्यों बताई है? ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप लोगों ने काम करना है। सो अगर आप ये माइंडसेट बनाकर बैठेंगे कि भाई फ्रीलांसिंग जो है वो फाइवर प्लस अपवर्क्स और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप काम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी ये भी आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है ना, जैसे कोई बंदा पीक सॉल्यूशन के पास, आप भी में से कोई स्टूडेंट पीक सॉल्यूशन से कोई 3-4 कोर्सेज करे और साथ एक बिल्डिंग ले ले और क्या करे, कॉलेज खोल ले, चलेगा? नहीं चलेगा ना। चलेगा, हो सकता है बहुत देर बाद चल जाए, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि पीक सॉल्यूशन की अपनी एक से है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब इन प्लेटफॉर्म्स पर जाओगे तो इन प्लेटफॉर्म्स पर तो पहले भी बहुत सारे लोग होंगे, वही वाला काम कर रहे होंगे जो आप कर रहे होंगे, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे, उनके पास बहुत अच्छे फीडबैक्स भी होंगे। तो जब कोई बंदा वहाँ पे काम करवाने आएगा तो वो अगर ये काम करवाने आता है, वो कहता है कि भाई ये वाला एक बंदा जो ये सर्विस बेच रहा है इसके पास 100 फीडबैक्स हैं, क्वालिटी फीडबैक्स, कि भाई 100 लोगों ने इससे काम करवाया है एंड ऑल आर सेटिस्फाइड। और मैं जब वहाँ पर अपनी चीज़ सेल करने लगा हूँ तो मुझसे अभी तक किसी ने भी काम नहीं करवाया, इट मीन नॉट अ सिंगल फीडबैक। तो लोग किसको कंसीडर करेंगे? उसी को कंसीडर करेंगे ना जिसका अच्छा फीडबैक है। इसका क्या मतलब है? फिर हमें क्या करना है, हमें कहाँ से शुरू करना है? उसके बाद फिर अपना पोर्टफोलियो भी बन गया होगा। मतलब उसको अगर 100 लोगों ने फीडबैक दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 100 लोगों ने तो उधर काम भी करवा लिया ना। ज़रूरी नहीं है कि उधर जिन लोगों ने काम कराया सारों ने फीडबैक दिया, हो सकता है 70% लोगों ने फीडबैक दिया हो सकता है 60% ने दिया हो सकता है 100% ने दिया हो। लेकिन ये जो फीडबैक है ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% लोग ही रिव्यू करें। अभी मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा था, फीडबैक। बेसिकली फीडबैक इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़, लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, जैसे गूगल पे रिव्यूज़ देते हैं ना किसी भी चीज़ के मतलब, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो तो अच्छा रिव्यू कर देते हो, और रिव्यूज़ का स्कोर आपको पता है ना 5 में होता है, यानी 5 स्टार्स होते हैं। जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है वो 5 स्टार में से 5 स्टार दे देता है, जिसका एक्सपीरियंस ज़रा बुरा होता है कोई 3 कर देता है, जिसका बहुत ही वर्स्ट किस्म का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है, वो उसको सिंगल स्टार देता है। सिंगल स्टार से कम में तो हम फीडबैक भी नहीं दे सकते अपना, यानी फीडबैक देने के लिए कम से कम हमें सिंगल स्टार देना है। और जिसको हम सिंगल स्टार दे रहे हैं इसका मतलब है कि पुअर फीडबैक है, यानी कि ये अच्छा फीडबैक बिल्कुल नहीं है। अच्छा फीडबैक कौन सा होता है? किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, अगर वो स्टार्स में आपसे रिव्यू ले रहा है 5 स्टार्स में, तो इसका मतलब है कि अच्छा फीडबैक 5 स्टार वाला ही है। अगर कोई बंदा आपसे बहुत सेटिस्फाइड है और आपको 4 स्टार्स देता है तो ये फीडबैक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि आपसे वो सेटिस्फाइड है। यानी आपको अपने क्लाइंट को खुद बताना है कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो आपने मुझे 5 स्टार्स देने हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मुझे बताना है कि किन ग्राउंड्स पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूं और फिर आप मुझे फीडबैक दें आउट ऑफ 5। यानी अच्छा फीडबैक क्या है? 5 आउट ऑफ 5। जैसे मैं आपका इम्तिहान लूँ, एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं 90, 100% नंबर तो नहीं है ना, ठीक है। सो मैं उसको क्या कहूँगा? बुरा स्टूडेंट कहूँगा कि अच्छा स्टूडेंट कहूँगा? बहुत अच्छा स्टूडेंट कहूँगा ना। लेकिन जब हम फीडबैक दे रहे हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जब मैं 90% पे जाऊँगा तो वो 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि नंबरों में तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन स्टार्स में जाकर ये गड़बड़ हो गई है। तो स्टार्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने किसी से फीडबैक लेना है, गूगल पर लेना है, फेसबुक पर लेना है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी लेना है, जहाँ पर स्टार्स वाला फीडबैक होगा आपने 5 स्टार रिव्यू लेना है। 5 स्टार से कम रिव्यू का मतलब है कि जो भी आपका क्लाइंट है वो अनसेटिस्फाइड है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। मिसाल के तौर पर
मेरे पास 1000 रिव्यूज़ हों और उसमें से 500 रिव्यूज़ जो हों वो 5 स्टार हों, ठीक है। उसके बाद 250 रिव्यूज़ जो हों वो 4 स्टार हों और 250 रिव्यूज़ जो हों 1 स्टार हो, मेरा फीडबैक गिर जाएगा। हालांकि मुझे 250 ने 5 भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा फीडबैक जो होगा ना, हो सकता है कि 4.1 हो या 3 पॉइंट समथिंग हो या 4.4 हो। तो ये 4.4 आउट ऑफ 5 अच्छा फीडबैक नहीं है। हमें क्या चाहिए? 4.7, 4.8, 4. चले कोई ऐसा हो जो यूं कर दे, मतलब सबको सेटिस्फाई करना भी तो मुश्किल काम है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को मेरी बात बहुत अच्छी समझ आ रही होगी, ठीक है, और किसी को लग रहा होगा कि बस ऊपर से ही गुजरता जा रहा है सब कुछ, ऐसा होगा ना। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का अपना लर्निंग का स्टाइल है, कोई किसी तरीके से बेहतर समझता है, कोई किसी तरीके से बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेता है। तो मैं पूछ लूँगा कि भाई किसको समझ में नहीं आ रही है, तो वो मुझे बताएगा जी मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही कि आप तेज़ पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे? उसको चेंज कर लेंगे, उस मेथड को, जिस मेथड को वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता होगा हम उस पर चलेंगे। फिर क्या होगा? एंड पे क्या होगा? 5 स्टार हो जाएगा। तो ये फीडबैक लेंगे तो 5 स्टार होगा ना, अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे फिर तो 5 स्टार नहीं हो सकता। सो हमें 5 स्टार रिव्यू में आना है, हर हालत में हमें 5 स्टार रिव्यू में आना है। अब वहाँ पर लोग लेकर बैठे हुए हैं 5 स्टार रिव्यूज़, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब है हमारा तो रिव्यू ही कोई नहीं है। 5 स्टार तो दूर की बात है ना। अभी तो आपने पहली दफ़ा तो अपना ऑफ़र लगाई है, जब आपने अपनी ऑफ़र लगाई अभी तो किसी ने आपसे आपकी ऑफ़र नहीं खरीदी, तो इसका मतलब है आपका तो रिव्यू ही नहीं है। एक बंदे के 50 रिव्यूज़ हैं वो भी आपसे बेहतर है, एक बंदे के 1000 रिव्यूज़ हैं वो भी आपसे बेहतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बिल्कुल डेडलॉक है, परेशानी वाली बात है ना। कामयाब कैसे होंगे? अभी फीस रिफंड करवा लेते हैं। ये जेन में आ रहा होगा ये क्या गड़बड़ है, ये तो सर कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता, है तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। बिल्कुल गड़बड़ वाली बात है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ वाली बात नहीं है। अगर हम इसी तरह करेंगे कि हम स्किल लें, जाकर फाइवर पर गिग लगा दें, फाइवर पर जो हम ऑफ़र लिखते हैं उस ऑफ़र को हम गिग बोलते हैं, ठीक है। ऑफ़र लिख, जैसे मैं अखबार में इश्तिहार दिया ना, तो मैं फाइवर की लैंग्वेज में बात करूँगा तो मैं कहूँगा मैंने अखबार में गिग दिया, यानी फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो भी ऑफ़र लिखते हो हम उस ऑफ़र को क्या बोलते हैं? गिग बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हम ये कहेंगे भाई गिग लगा ली हमने और अब सो जाए बस बिजनेस आना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि भाई फेक है ये सब कुछ नहीं होता, कोई चांस नहीं मिलने का, हमको चांस ही नहीं है कोई कि चांस मिलेगा हमें, ऐसे नहीं है। आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे चांस मिलेगा, और अगर हमें अभी इन प्लेटफॉर्म पे चांस नहीं मिल रहा तो क्या करें हम, फिर हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। अभी मैंने आपसे इतनी ग्राउंड बनाई है ना प्लेटफॉर्म्स की, मैंने कहा ना लोकल बिजनेस, मैंने लोकल बिजनेस की बात की आपसे। फिर हम क्या करेंगे? अपनी कम्युनिटी में कोशिश करेंगे कि लोकल बिजनेस करें। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी कम्युनिटी में लोकल बिजनेस करोगे तो क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? मतलब मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उसका काम किया, डिलीवर कर दिया या चल रहा है उसका, तो एक क्लाइंट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। मैंने 10 लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास 10 क्लाइंट्स मेरे पोर्टफोलियो में आ गए। जैसे आप क्वालिफिकेशन CV में लिखते हो ना अपनी, मैट्रिक, ICOM, BCom, फिर आगे लिखते जाते हो, सेम इसी तरह पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे? अपने क्लाइंट्स के मुताबिक लिखेंगे कि भाई ये ABC कंपनी है, इसको मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये मैं इसका काम करता हूँ, इतनी देर से मैं इसका काम कर रहा हूँ, या इतने साल मैंने इसके लिए काम किया। तो जब हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, पोर्टफोलियो भी फाइवर पे नजर आएगा, अपवर्क पे नजर आएगा। तो जब हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तो अगर हम नए भी होंगे तो कोई बंदा हमें कंसीडर करेगा, वो कहेगा बेशक ये नया है लेकिन इतना सारे लोगों का काम इसने फाइवर पे नहीं ना किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो किया हुआ है, ब्रांड्स का काम किया हुआ है इसने, इसका मतलब है मैं इससे काम करा सकता हूँ। समझ आई बात की? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी स्किल है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई ऑफिस के स्टूडेंट्स बैठे हुए फिलहाल सारे, तो मैं कहूँ आपके पास स्किल क्या है? आपके पास इस वक्त स्किल कंपोजिंग की है, नंबर 1। नंबर 2 CV मेकिंग की स्किल है। CV मेकिंग एक बहुत बड़ी स्किल है और इसके ऊपर अभी मैं दिखाता हूँ कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। डाटा एंट्री की स्किल्स, टाइपिंग टास्क की स्किल्स, प्रोफाइल मेकिंग की स्किल्स। प्रोफाइल मेकिंग क्या होती है? जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, हम MCB बैंक में जाते हैं और वहाँ हम जाकर कहते हैं जी कि हमने आपके स्टाफ के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग के चले कह देते हैं, या ऑफिस का कह देते हैं, एक्सेल का किया हुआ है। तो साथ में हम अपनी प्रोफाइल अटैच करेंगे, जिस प्रोफाइल पे लिखा होगा कि हम कब से सर्व कर रहे हैं, बताएंगे ना 2000 से पीक सोल्यूशन सर्व कर रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ये काम हम करवा रहे हैं, पूरी एक प्रोफाइल बन जाएगी। इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल।
जैसे मैं को मैं अपनी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं अपने मतलब इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ मैं उसके मतलब दूंगा, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब बताऊंगा, और मैं जिन क्लाइंट्स को सर्व कर रहा हूँ मैं उनके मतलब बताऊंगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि प्रोफाइल में हम सारे 100% क्लाइंट्स लिखने हैं। मतलब अगर मेरे 1000 क्लाइंट्स हैं तो मुझे प्रोफाइल बनाते हुए 1000 क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है। सारे क्लाइंट्स की लिस्ट तो देते भी नहीं है, मतलब सारे क्लाइंट्स तो अपने बताते भी नहीं है ना किसी को, लेकिन आपने कुछ क्लाइंट्स उसको बताने हैं ताकि उसको ये बिलीव हो जाए कि आप एक एक्सपीरियंस आदमी हो, यानी आप जो सर्विसेज देने लगे हो वो आपसे ले लेनी चाहिए। तो ये प्रोफाइल मेकिंग जो है ये भी वर्ड में बन सकती है, आप बना सकते हो ना प्रोफाइल, वर्ड में भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। पावर पॉइंट में बहुत सारा काम आप कर सकते हो, पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, पावर पॉइंट में वीडियो बन जाती है तस्वीरों के साथ बन जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो। आज आपने घर जाकर पोर्टफोलियो के सैंपल्स देखने हैं और अगली क्लास में मुझे बताइएगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। चलो यूट्यूब पे पोर्टफोलियो सैंपल्स की वीडियोस देखनी है, ठीक है, और क्योंकि आपका यही काम है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ आपने पोर्टफोलियो बनाना है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, काम किया होगा तो पोर्टफोलियो बनेगा ना। अगर अभी तक काम ही किसी का नहीं किया, सिर्फ कोर्स ही किया है, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए हम ये कहते हैं कि हम सारे मिलकर जो है ना वो सीवी की गिग लगाएंगे। ये सबको ऑफिस आता है इसलिए हम सीवी की गिग लगा सकते हैं। तो जिसने आपसे सीवी की गिग परचेज करनी है, यानी कि जिसने आपसे अपना सीवी बनवाना है, वो आपको क्या कहेगा भाई कोई सीवी बनाए हैं तो दिखाओ, ऐसे ही है ना। तो आप कहोगे कि नहीं सीवी तो नहीं बनाई, आप ही क्या बनाएंगे, तो फिर तो काम नहीं मिलेगा ना, कि मिल जाएगा नहीं मिलेगा। अब क्या करें भाई, सीवी किसके बनाएं। अब लेफ्ट राइट देखें, सब एक दूसरे के सीवी बनाने शुरू हो जाए। हाँ, अपनी कम्युनिटी में देखें, अपनी फैमिली में देखें, अपने दोस्तों में देखें, सबको कहें हाँ भाई सीवी बनवाना है, पैसे नहीं ले रहा मैं, मुफ्त बना के दे रहा हूँ। सबके सीवी बनाओ, फिर क्या होगा, आपके पास 10 सीवीज आ जाएंगे जो आपने डिज़ाइन किए होंगे, किसी के पास 20 सीवीज आ जाएंगे। अब जब आप सीवीज को सेल करने जाओगे ना तो कोई बंदा आपसे पूछेगा भाई सीवीज बनाए हैं आपने, अब मैं दिखा सकता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा ना पोर्टफोलियो बनाओ। तो आप क्या करोगे, 20-30 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, 70 सेकंड्स की भी बना सकते हैं, 75 सेकंड्स की भी बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 75 सेकंड्स की वीडियो बनाकर हम फाइवर पर अपलोड कर सकते हैं। वो क्या वीडियो होगी, वो आपका पोर्टफोलियो होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या पोर्टफोलियो बनाए बगैर हमें गिग लगानी चाहिए। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए ना। यानी अगर पोर्टफोलियो नहीं है, अगर पोर्टफोलियो ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो और उन्होंने कहा था जनाब ये ग्रेजुएट होना चाहिए, बंदा ग्रेजुएट ही नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप सीवी बनाकर टाई शाई लगाकर पहुंच गए हो वहाँ पर, क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा होगा उसका, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे फ़ौरन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो वाली चीज़ों का मेकअप कर लें जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि सीवीज़ बना लो। अब एक तो सीवी बनाना आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, है ना, एक्सेल में सीखा था, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ भाई, वर्ड में सीखा था। हाँ, एक्सेल में तो अकाउंट्स का काम करते हैं ना, वर्ड में सीरीज बनाते हैं ना। तो आपने वर्ड में सीरीज बनाने सीखे। अब आप साथ में क्या करो, जरा कैनवा को भी एक्सपोज कर दें। हाँ, कैनवा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप ग्राफिक्स भी कर लोगे, आपको ग्राफिक्स नहीं आते तो भी कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। मतलब उसमें डिज़ाइन भी पड़े हुए हैं, उसमें बैकग्राउंड भी पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें शेप्स भी पड़ी हुई हैं, उसमें फ्रेम्स भी पड़े हुए हैं, उसमें बटन्स भी पड़े हुए हैं। तो आप जब कोई डिज़ाइन बनाते हो उसमें यही चीज़ें लगाते हैं ना। तो क्या करना है आपने, सिर्फ चूज़ ही करना है ना, पिक एंड चूज़। मतलब आपको जो अच्छा लग रहा होगा बैकग्राउंड, वहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लोगे, आपको जो बटन अच्छा लगेगा वो बटन लगा लोगे, हो गई डिज़ाइनिंग। हाँ जी, वाटर मार्क आ जाता है। अगर आप पैसे देंगे तो वाटर मार्क नहीं आएगा ना, अगर आप परचेज करेंगे तो फिर वाटर मार्क नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कैसे परचेज करना है, कैसे परचेज करना है। देखें, अगर आप खामोशी तोड़नी है आप लोगों ने। हाँ, सबसे पहला सीखने का जो असूल है ना वो खामोश रहेंगे तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप खुद से अपने आप को एक्सपोज करेंगे ना तो आप सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सही बातें बताएं, कोई बात नहीं है, जो गलत भी बताएं, लेकिन अपने आप को एक्सपोज करें, फिर आपको पता लगेगा। मतलब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है ऐड आई है, आपको कैसे पता लगता है ये ऐड है। कोई मुश्किल बात है यार, क्यों डर रहे हो, सबको पता है स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, सबको पता है ना, ऐसे ही डर रहे हैं बस के इंसल्ट ना हो जाए। हाँ, क्लासरूम में इंसल्ट नहीं होती है, याद रखें, क्लासरूम में लर्निंग होती है, इंसल्ट का प्लेटफॉर्म नहीं है क्लासरूम।
तो अगर कोई बंदा ये समझेगा कि वो गलत बताएगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ये इंसल्ट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सीखते हैं। इंसल्ट मेरी अगर कोई करेगा बदतमीजी तो वो इंसल्ट होगी। हाँ, मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ, बेसिकली आप मुझसे पूछने ही तो आए हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि ज़रा आपको कुछ दिन याद रह जाए। मैं ऐसे नहीं है कि कोई सबक की तरह नहीं बताना, मैंने इस तरह बताना है कि आपको चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट के साथ याद रहें। तो आपने स्पॉन्सर्ड एड्स को देखना है जो कैनवा की हैं। अब ये आएंगी कैसे, आपको पता है ना फेसबुक ऐड कैसे नज़र आते हैं, थोड़ा सा फेसबुक को भी समझते हैं ना, फेसबुक की साइंस भी समझ आएगी। फेसबुक के ऐड आपको कैसे नज़र आते हैं, इंटरेस्ट की वजह से। यानी आप फेसबुक के ऊपर जिस तरह का कंटेंट देख रहे होंगे उसी तरह के ऐड्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फेसबुक पर कैनवा के ऐड देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, कैनवा की 1-2 पोस्ट को लाइक कर देना चाहिए, कैनवा के किसी एक पेज को भी लाइक कर देना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर देखिएगा घंटे के बाद आपको जितने भी एड्स कैनवा में लग रहे होंगे वो सारे आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कोई बंदा आपको सेल कर रहा हो, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर लगेगी ना इस तरह 100 रुपये वाली, ठीक है, तो ब्लॉक हो जाएगा यूट्यूब। क्यों ब्लॉक होगा, कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो ये वाला प्रोसीजर यूज़ नहीं करे, वो दूसरा प्रोसीजर यूज़ कर ले, ठीक है, एक्सपेंस करने वाला प्रोसीजर यूज़ कर ले। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बस ये ज़हन में रखें कि अगर आप एक्सपर्टीज़ के मोड में नहीं जाओगे लेकर अपने आप को, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये समझेंगे सर पढ़ाएंगे और हमें मिल जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना, क्या ख्याल है, आप भी कर रहे हो ना प्रैक्टिस, किस चीज़ की कर रहे हो, और तो नहीं कोई कर रहे, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब पहला टास्क क्या है हमारे पास, सीवीज बनाना। कैनवा में सीवीज बन जाते हैं। और क्या, अब देखें हमने सीवीज, लोकल सीवीज नहीं बनाने हैं, ये भी ध्यान में रखिए। आप जब ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आप ओवरसीज सेलिंग करने लगे हुए हो ना, बाहर के लोगों को सेल कर रहे हो। मे भी कोई कैनेडियन आ जाए, मे भी कोई अमेरिकन आ जाए, मे भी कोई इंडियन आ जाए, कोई बांग्लादेशी हो, कोई नेपाल का बंदा हो, आपको क्या पता है भाई किसने आपसे सीवी बनवाना है। बेशक वो इंग्लिश में ही बनवा रहा है, लेकिन और आपको पता है कि हर कंट्री में एक अलग स्ट्रक्चर होता है। मतलब पाकिस्तान का सीवी किस तरह का होगा, इंडियन सीवी कैसा होगा, नेपाल का सीवी कैसा होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, मुख्तलिफ सीवीज़ को स्टडी करना है। इसके लिए फ्री में आप स्टडी कर सकते हैं कैनवा में जाके। जब आप कैनवा खोलोगे, वहाँ पर सीवीज़ में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे सीवीज़ के टेम्पलेट्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो आप उनमें से देखेंगे भाई ये सीवीज़ कैसे बने हुए हैं, वो उन्हीं सीवीज़ को आपने चेंज करना है। अब सीवी बनाने के लिए क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने अपने नेबर का सीवी बनाना है, ठीक है। तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपका सीवी बना हुआ है, वो कहेगा बना हुआ है। मैं उससे कहूँगा मैं थोड़ा सा इसको बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे अपनी एक तस्वीर भेज दें, डाटा लूँगा ना, डाटा लिए बगैर तो सीवी नहीं बन सकता। चलो भाई कोई नहीं मान रहा, अब क्या करें, डमी सीवीज़ तो बनाई जा सकते हैं कि नहीं, डमी सीवीज़ बनाए जा सकते हैं। कैनवा में जाएँ, वहाँ जाकर फॉर्मेट्स देखें और कोशिश करें 10-15 सीवीज़ बनाएं, हर सीवी मुख्तलिफ फॉर्मेट का, और उन्हीं सीवीज़ को आप शोकेस करेंगे। शोकेस का क्या मतलब होता है, दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, अपने पोर्टफोलियो में स्क्रीनशॉट्स लेकर कि जी ये मेरे सीवीज़ हैं। अगर वो इससे ज़्यादा कुछ कहेगा कि भाई मुझे अपनी सीवीज़ की पीडीएफ दिखाएं, तो आप क्या करो, वर्ड में जाकर उसके पीछे एक वाटरमार्क लगाओ, अपने नाम से अपने अकाउंट को यूआरएल को पेस्ट कर दो, अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर दो, ठीक है, अपनी चीज़ें पेस्ट करो ताकि वो रीयूज़ ना हो सके। ये ना हो कि कोई और बंदा, ये ना हो आप ही की तरह कोई और दोस्त हो और वो किसी और को दिखाने के लिए आपका सीवी यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो उसमें अपना नाम लगा लो, वाटरमार्क के तौर पे लग जाती हैं ये चीज़ें वर्ड में। तो ये सब चीज़ें लगाएं ताकि कोई बंदा रीसेल ना कर सके उसको, ठीक। सो अब मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई है कि आपके अंदर जो भी स्किल है आपको लग रही है, अभी मैंने तो सिर्फ बताया सीवीज़ और प्रोफाइल। तो अभी सबसे पहले आप एक काम करो कि आप सीवीज़ पे काम करें। मेरा ख्याल है सीवीज़ पे सब लोग काम कर सकते हो, और सीवीज़ के फॉर्मेट देखने हैं, प्रोफाइल के फॉर्मेट देखने हैं, कैनवा में चले जाओ, फ्री में देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कैनवा में ही सीवी बनाओ। भाई आपको पता है कि आप कैनवा का सीवी देख के कहते हो कि ये तो मैं वर्ड में भी बना सकता हूँ, हाँ फाइन, आप उसको जाके वर्ड में डिज़ाइन कर लो कि जो जो चीज़ें उसने यूज़ की हुई, आपको आइडिया तो मिल गया ना सीवी कैसा होगा। गूगल से सर्च करें मुख्तलिफ सीवीज़, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सीवीज़ गूगल से जाकर सर्च करो, इमेजेस में आएंगे ना सीवीज़, उनसे आइडियाज़ लें। क्योंकि जब तक आपने खुद से कुछ काम नहीं करना उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी तरह दूसरा काम मैंने क्या कहा, कैनवा का। अब आज एक काम और करते हैं छोटा सा, और वो क्या, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। जी कौन सी रिसर्च करनी है,
थोड़ी सी हमने जाकर आज फाइवर पर रिसर्च करनी है कि फाइवर पर जो लोग ऑफर्स दे रहे हैं वो क्या ऑफर्स दे रहे हैं। अब फाइवर में काम करने के हमारे पास दो मोड हैं। एक कौन सा मोड है, बायर का, और एक कौन सा मोड है, सेलर का। मतलब आप सारे जो बैठे हुए हो इस वक्त किस माइंडसेट से बैठे हुए हो, सेलर के माइंडसेट से बैठे हो कि भाई हमने कुछ सेल करना है। लेकिन वो लोग भी तो है ना जो परचेज करते हैं। यानी आप अगर लोगो बेच रहे हो कि भाई मुझसे लोगो डिज़ाइन करवा लो, मुझसे सीवी बनवा लो, तो इसका मतलब है कुछ लोग और भी होंगे जो सीवीज और लोगो खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के लोग हैं। अब मैं पहली दफ़ा गिग लगाने लगा हूँ, मुझे नहीं पता भाई गिग कैसे लगनी है, कोई साइंस का भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, लोगों की तो गिग्स लगी है ना, मैं उसे देखकर एनालिसिस तो कर सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई मुझे वर्ड तो आ गया, वर्ड में तो बहुत सारे काम है, तो मुझे ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर मैं अपनी ऑफर यानी गिग लगाऊं तो अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे वहाँ से कुछ बिजनेस मिल सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये भी फाइबर पे जाके पता लगेगा। हाँ, ये सीखने लगे हैं अभी हम। आज के लेसन में हम ये देखने लगे हैं कि हमने फाइबर पर जाकर रिसर्च कैसे करनी है, क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च नहीं होगी, अब फाइबर में इमेज लगाना है। देखिए आप जब फाइबर पे अपनी गिग लगाते हो ना तो उसकी 3-4 चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपने जेहन में रखी हैं अपने। नंबर 1 टाइटल, भाई कोई भी चीज़ करते हो उसका टाइटल तो लिखते ही हो ना। नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। 80 कैरेक्टर्स में टाइटल, अभी ना कुछ नोट कीजिएगा, जब हम उधर जाएंगे फिर नोट करना है, अभी सिर्फ अपने माइंड में लेकर आए, ठीक है। 80 कैरेक्टर्स में हम टाइटल लिखते हैं, 1200 कैरेक्टर्स में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, 5 कीवर्ड्स लगाते हैं, 3 गिग इमेज लगाते हैं, कुछ FAQ क्वेश्चंस भी लगाते हैं। FAQs क्या होते हैं, ये सब माइंड में आपको मैं लाना चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि गिग लिखते हुए क्या करते हैं हम। FAQs का क्या मतलब है, आप कॉलेज में आए किसी कोर्स के मतलब मालूमात लेने के लिए, हाँ, कॉलेज में कोई कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, आपने आकर ही उससे कोई 10-15 सवाल किए, किस चीज़ के मतलब किए, भाई कोर्स के मतलब ही किए होंगे ना। उन्होंने आपको उन सारे सवालों के जवाब दिए। उसके बाद एक और क्यूरी आई, उसने भी वही कोर्स करना था जो आपने करना है, उसने भी कोई 7-8 सवाल किए। कॉमन सवाल होंगे आपके और उसके के नहीं होंगे, होंगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम गिग लगा रहे हैं तो जब कस्टमर मेरी गिग को देखे यानी मेरी ऑफर को देखे तो उसके जहन में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि मैं कैसे सर्विसेज दूंगा, तो वो कुछ सवाल पूछना चाहेगा मुझसे। तो हम क्या करते हैं, खुद ही क्वेश्चंस बनाकर उनके जवाब लिख देते हैं। नीचे भी तो ऐसे ही किया होगा उन्होंने। मिसाल के तौर पर एक नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आता है काम करने के लिए, उसे तो नहीं पता भाई स्टूडेंट क्या पूछने वाला है, तो उन्हें कॉलेज वालों ने बता दिया होगा कि भाई फाउंडेशन का स्टूडेंट आएगा तो ये क्वेश्चन करेगा, ग्राफिक्स का स्टूडेंट आएगा तो ये क्वेश्चन करेगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला आएगा, फ्रीलांसिंग वाला आएगा तो ये सवाल करेगा, आपने उसके ये जवाब देने हैं। ऐसे ही ऐसा तो नहीं ना होगा कोई सवाल करे वो उठकर जाए किसी और कमरे में पूछ कर आए फिर जवाब दे, एक एक इस तरह तो नहीं करेगा ना। इस तरह तो वो क्यूरी उठकर चली जाएगी एकदम, वो कहेगी भाई ये तो अनस्किल्ड लोग रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पर। सेम इसी तरह हम जब अपनी गिग लगाएंगे ना तो वहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे, 10-12, 6-7, 4-5, ये हमने डिसाइड करना है कितने, कि ऐसे क्वेश्चन जो मेरी गिग को देखने के फ़ौरन बाद उसके जहन में आ सकते हैं कि भाई मुझे ये आपसे सर्विसेज लेनी है तो पहले मुझे ये पॉइंट क्लियर कर दें। तो मैं क्या करूँगा, वो क्वेश्चन भी लिखूँगा और उनके जवाब भी लिखूँगा, ताकि अगर वो पहले माइंड क्लियर करना चाहता हो मुझसे रब्ता करने से तो उसको हर चीज़ का जवाब वहीं पे मिल जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, FAQs। FAQs होते हैं पोर्टफोलियो की, जो बात मैंने भी आपसे की है ना कि एक वीडियो पोर्टफोलियो होती है, ये है गिग, ये है गिग के एलिमेंट्स। अब भाई मुझे नहीं पता टाइटल कैसा होगा, मुझे नहीं पता डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, मुझे ये भी नहीं पता कीवर्ड्स कैसे होंगे, मुझे ये भी नहीं पता इमेज कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मैं क्या करूँ, बायर बन जाऊँ। मैंने कहा मैं बायर बन जाता हूँ ना तो लोगों की गिग को देखता हूँ कि लोग कैसे कर रहे हैं। जब मैं लोगों की गिग्स को देखूंगा तो मुझे सब आइडियाज़ मिल जाएंगे, मुझे टाइटल का आइडिया भी मिलेगा, मुझे डिस्क्रिप्शन का आइडिया भी मिलेगा, मुझे कीवर्ड्स का आइडिया भी मिलेगा, मुझे FAQs का आइडिया भी मिलेगा, मुझे इमेज डिज़ाइन का आइडिया भी मिलेगा। तो ये सारे आइडियाज़ मुझे उसी वक्त मिल जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फाइवर, मैंने फाइवर लिखा जी। CV की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हैं वो ऑफिस के हैं, तो हम CV को बेस बनाकर यहाँ पर कुछ लिखते हैं। ये मैंने लिखा CV, मैंने लिखा CV डिज़ाइन। जी भाई क्या बात है, कोई हंसने वाली बात है तो मेरे साथ आके करो, बाकी स्टूडेंट्स को इकट्ठा हंसाते हैं, आपको और आपको क्या, मैं देख के पढ़ाता हूँ, ज़हन में रखें, ठीक है ना। मैं LCD को देख के पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं व्हाइट बोर्ड को देख के पढ़ाता हूँ ना, स्टूडेंट्स को देख के पढ़ाता हूँ।
ये, और मैं अनकंफर्टेबल भी हो जाता हूँ जब ऐसा सीन कुछ होता है। तो इसलिए मैंने आपको देखते रहना है 40 मिनट 45 मिनट। तो आपको अगर कुछ करने का मूड है ना, बाहर चले जाएं जिन्होंने कुछ करना है, जिनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ज़रा बातें करनी है या कोई जोक करनी है एक दूसरे से, बेशक उठ कर बाहर चले जाएं, फिर वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पर जो बैठेगा ना, बिल्कुल सीरियस मोड में बैठना है क्लासरूम में, ठीक है? क्योंकि मैं देख के पढ़ा रहा होता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, जैसे मैं रुक गया हूँ ना, बात करते करते रुक गया हूँ, तो फिर कोई डिस्टर्ब करेगा, फिर मैं रुक जाऊँगा। हर्ज किसका होगा? आप लोगों का ही होगा, मेरा तो कोई हर्ज नहीं होगा भाई। 40-45 मिनट के बाद क्लास खत्म, हर्ज तो आप लोगों का होगा जो पढ़ने लगे हो। तो ज़्यादा बेहतर है कि सीरियस मोड में बैठे। आए नीचे ज़रा, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। आपको पता लग रहा होगा मैं आपको कंप्यूटर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे ही है ना? जब मैं आपको रियल लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ तो मेरा ख्याल है ये यूनिक चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी चाहिए। जी, मैंने लिखा है CV डिज़ाइन। ज़रा नीचे आए, क्या लिखा है? सिर्फ पहले इस नंबर को फोकस करें। इस नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है 5358, आ रहा है ना? यानी कि 5000, एक नंबर आ रहा है 5000 का, नजर आ रहा है आपको? ये 5000 का नंबर है। इसका मतलब है कि आगे लिखा हुआ सर्विसेज अवेलेबल। इसका क्या मतलब कि भाई CV डिज़ाइन करने वाले इतने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? अब मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना मेरे पास। दूसरे नंबर पे लोकेशन सेलेक्ट करूँगा ना, कि किस लोकेशन पे जाकर बिजनेस किया जाए। वो लोकेशन मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? मैं ये देखूंगा कि भाई मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ क्या उस लोकेशन पर चलेगा भी कि नहीं चलेगा, वहाँ पर उसकी डिमांड भी है कि नहीं है, वहाँ पर लोग उस बिज़नेस को सर्च कर भी रहे हैं कि नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? मैं ये भी देखूंगा कि जो बिज़नेस मैं शुरू करने लगा हूँ वहाँ पर पहले से कितने लोग मौजूद हैं। अगर वहाँ पर वही बिज़नेस करने वाले पहले भी बहुत सारे लोग हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें ये लग रहा है कि बहुत सारी तादाद है ना? लग रहा है ऐसे ही ना कि कम है? कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक काम करें, यहाँ पर लिखते हैं लोगो डिज़ाइन, फिर वापस आएंगे CV पे। अब मैंने लिख दिया लोगो डिज़ाइन। अब देखते हैं जरा कितनी सर्चेज आती हैं। अब कितनी आएगी? 2 लाख। इसका क्या मतलब हुआ? लोगो डिज़ाइन करने वाले इतने लोग हैं, मतलब आप जब गिग लगाओगे तो यहाँ पर एक नंबर ऐड हो जाएगा ऊपर, है ना? क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा बंदा, तो 2 लाख लोगों में आप भी शामिल हो जाएंगे। अब आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि आपको सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है, पहला फैक्टर जो है ना, सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने सेल क्या करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनर डर जाएं कि हम कुछ नहीं सेल कर सकते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें अभी भी कंपटीशन होगा। ऐसे नहीं है कि सभी में, हर डिज़ाइन में ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है? ये तो अभी मैंने लोगों की बात की है, लोगों के लिए बहुत क्रिएटिव माइंड होना चाहिए ना। अब जरा नीचे आकर देखें लोगो डिज़ाइन में है क्या? कोई डिज़ाइनर भी बैठा हुआ है ग्राफिक्स का स्टूडेंट? तो कोई नहीं है, आप हो, कुछ लोग हैं, ठीक है? सिर्फ इसको देखें आप, पहले वाले को देख लो। इस पे क्या लिखा हुआ है? 4.9 68। इसका मतलब क्या है? आपको पता लग रही है 4.9 क्या है? इसी को डिस्कस कर रहा था मैं शुरू में, कहता भाई इसको जो रिव्यूज मिले हुए हैं 5 में से 4.9 है, जो कि बहुत अच्छा है, और 68 लोगों ने इसको रिव्यू किया है। और ये कितने में ऑफर कर रहा है लोगो डिज़ाइन? 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। दूसरे वाले को देखें जरा, ये क्या है? 5, और इसके पास कितने रिव्यूज़ हैं? 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। यानी अब जो नया बंदा आएगा, वो जब आएगा तो उसके पास कोई रिव्यू भी नहीं होगा ना, उसको काम ही नहीं कोई मिला। भाई कोई बंदा काम करवाएगा तो रिव्यू देगा ना। अगर याद रखें, यहाँ पर काम कराए बगैर रिव्यू नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर मैं पिज़्ज़ा हट का रिव्यू देना चाहता हूँ, पिज़्ज़ा हट का मुझे पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा तो मैंने खाया तो रिव्यू दिया, लेकिन मैं खाए बगैर भी रिव्यू दे सकता हूँ। मैं वैसे ही पिज़्ज़ा हट की गूगल पे जाऊँगा, प्लेसेस में, वहाँ रिव्यू का बटन पड़ा हुआ है, उसको प्रेस करूँगा, जो मेरा दिल करेगा, अच्छा देना होगा मैं अच्छा दे दूँगा, बुरा देना होगा मैं बुरा दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर रिव्यू कौन देगा? कस्टमर, जिसने आपसे कुछ परचेज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप सेल नहीं करेंगे तो आपको रिव्यूज़ भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, एक रिव्यू लेने का तरीका जो है ना, क्लास के एंड पे आपको मैं बताऊंगा, वो फ़ौरन आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा, जब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा ना फिर बताऊंगा। ये तो हो गया, डिज़ाइन की बात हो गई। हम वापस आ जाते हैं अपने CV पर। जी, प्रोफेशनल CV भी आता है, लेकिन मैं कहता हूँ CV डिज़ाइन। जी, इधर आगे, और इधर से मैं कोई एक पकड़ लेता हूँ, पहले वाला ले लें, देखें इसके कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं।
अच्छा ये जो चीज़ एक ऊपर आ रही है ना बार बार, ये अगली क्लास में मैं आपसे भी इंस्टॉल करवाऊंगा, ठीक है, अपने आपके कंप्यूटर्स पे। इसे हम बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है। क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर वैसे? फाइवर क्विक व्यू, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ से जी मैं पिक करता हूँ, मैं कहता हूँ समझने जा रहे हैं हम कि भाई मैंने भी गिग लगानी है और सीवी की गिग लगानी है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कैसी गिग होनी चाहिए, तो मैं एक दो गिग्स को देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि गिग मुझे कैसे लिखनी है। इस पर क्लिक कर दें, चलो जी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? टाइटल कि आई विल डिजाइन आई कैचिंग एंड यूनिक इन्फोग्राफिक्स रेज्यूमे, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है कि भाई इसमें तस्वीर भी होगी और इमेज भी होगा, दोनों चीज़ें होगी, ग्राफिक्स भी होगी और तस्वीर भी होगी, सॉरी टेक्स्ट भी होगा। अच्छा और नीचे आए ज़रा, अब आप ये देख रहे हैं इसने पहली तस्वीर क्या लगाई है? एक सीवी लगाया है फर्स्ट इमेज पे, एक तस्वीर नज़र आ रही है हमें। अच्छा उसकी लेफ्ट साइड पे क्या नज़र आ रहा है? कंपनी प्रोग्राम्स के लोगो नज़र आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई वो बनाकर तो सीवी दे रहा है, मतलब वो कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं सेल कर रहा ना, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर के लोगो लगाए हैं। वो कहता है कि भाई मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, इन सबको यूज़ करते हुए मैं अपना सीवी बनाता हूँ। तो अब देखने वाले को एक इंप्रेशन मिलेगा ना कि एक्सपर्ट आदमी है भाई, बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करने लगा हुआ है। बेशक वो कैनवा में बनाकर दे दे, कैनवा का तो नहीं बनाया हुआ किसी ने, नहीं बनाया ना। और इस वक्त आपको ये भी बताता हूँ, आप फेसबुक पे जो ऐड देखते हो ना 70 to 80% ऐड कैनवा की होती हैं। उसकी वजह क्या है कि कैनवा का ऐड बहुत जल्दी बन जाता है। अगर इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, कोरलड्रा में कोई ऐड बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वही काम कैनवा में हर चीज़ उसको रेडीमेड मिल रही है बनी हुई, तो वो फौरी तौर पर जल्दी से उस पर ऐड बना लेते हैं। मेरा ख्याल है 5-7 मिनट लगेंगे तो कैनवा में आपका फेसबुक ऐड डिज़ाइन हो जाएगा, इंस्टाग्राम ऐड डिज़ाइन हो जाएगा, मतलब हर तरह का ऐड डिज़ाइन हो जाएगा, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन हो जाएगा। ये थी पहली तस्वीर। अब आपको आइडिया मिला कि आपका यूट्यूब थंबनेल कैसा होना चाहिए। अगर आप सीवी की ऑफर कर रहे हो तो उसमें कोई सीवी दिखाएंगे आप। अब दूसरा पेज देखें जी। अब किसी ने मुझे एक क्वेश्चन किया था, मैं फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ा रहा था, आप ऑफिस के स्टूडेंट्स ही थे, उन्होंने कहा कि सर सीवी तो बहुत लंबा होता है, हाँ तस्वीर में कैसे पूरा आएगा? ठीक है, पता लग गया कैसे पूरा आएगा? आ गया ना तस्वीर में पूरा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने सारा पूरे का पूरा सीवी दिखाना है, 50% सीवी की तस्वीर दिखा दें और 2 हिस्सों में दिखा दें। अब ये देखें इस तरह का सीवी, ऐसे तो सीवी प्रेजेंट नहीं ना करेंगे हम। अब ये देख रहे हो उसमें ग्राफिक्स भी आए हैं। अब आपको अंदाजा हुआ पाकिस्तान में जो सीवीज हम बनाते हैं ऐसे सीवीज नहीं होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैनवा में जाएं और वहाँ जाकर देखें, और इवन आप क्या करो कैनवा में भी चले जाओ, साथ में आप इधर भी आ जाओ, भाई बायर ही बन जाओ। ये तो बन सकते हो ना, बायर बनो और लोगों से कहोगे मुझे सीवी बनवाना है। अब वो आपको सब कुछ बताएगा, वो सीवी कैसा बनाएगा, सैंपल भी भेज देगा। आप उसे कहोगे कि भाई मुझे कुछ सैंपल भेजें, मैंने आपसे सीवी बनाना है ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूँ कौन सा है। अब वो आपने सैंपल अपने लिए मंगवाए हैं, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा भाई सीवीज कैसे होते हैं। समझ में आई? किसी 2-3 एक्सपर्ट लोगों से मांग लें, 2-3 एक्सपर्ट लोगों से मांगेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा सीवी होना चाहिए। उसे कहोगे ना मुझे अपने सैंपल्स भेजें जो आपने काम किया हुआ है, तो आपको आइडिया मिल गया। अगली तस्वीर देखो, फिर सीवी आ गया। देखिए पूरे का पूरा ब्रोशर बना हुआ है। ये बाहर के सीवीज हैं। पाकिस्तान में तो कोई कहता है भाई सीवी लेकर जा रहा है, उसने कंसीडर करना है, नहीं पैसे ज़ाया हो जाएंगे, है ना। कई लोग तो सीवी वापस भी ले लेते हैं अपना, जब उनको लगता है ना कि यार इन्होंने हमें कंसीडर नहीं करना, तो कहते हैं हमारा सीवी वापस कर दें, हालांकि वो फोटो का भी सीवी होता है सिर्फ। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म के आप देखें ब्रोशर की तरह के सीवीज बने हुए हैं। यानी अब हमें कुछ आइडिया मिला, 2 चीज़ों के आइडियाज़ लिए हमने। और नीचे आए ज़रा, अभी आपको मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि गिग में होता क्या है, आपको जहन में आ जाएगा गिग बनती कैसे है। अभी आप गिग नहीं लगा रहे, लेकिन गिग लगाने से पहले आपको गिग के सारे कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। अभी हमने कौन से 2 कंपोनेंट्स देखे हैं जी? गिग के कौन से 2 कंपोनेंट देखे हैं? अभी 2 देखे हैं यार, शुरू से अभी तक बस यहाँ से यहाँ 2 ही देखे हैं ना। अब मैंने गिग खोल लिया है ना एक, अब मैंने गिग खोली है लगी हुई, हाँ जी, टाइटल और इमेज। अभी मैंने आपको 2 कंपोनेंट्स दिखाए हैं गिग के। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है जी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था 3 इमेज लगा सकते हैं। ये आ गई है गिग की डिस्क्रिप्शन, कि भाई वो ये कह रहा है
कि इस गिग में क्या ऑफर होगा। ये डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है इसकी। अटेंडेंस लगाएं, फिर हम बात करते हैं। आगे यानी कि डिस्क्रिप्शन है। अब आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, ये हम कैसे लिखेंगे हर दफ़ा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो अच्छी इंग्लिश लिख लेते होंगे, सब लोग तो नहीं लिख पाते होंगे। तो इसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे क्या। चैट जीपीटी में हम क्या कर सकते हैं, मैं ये पूरी की पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन लेकर जाऊँगा उसके पास और उसे कहूँगा भाई मुझे इसको रीराइट कर दो, और वो उसको नए तरीके से लिख कर मुझे दे देगा। कैसे लिख कर देगा, ये जब मैं गिग लगाऊंगा ये सारे काम ऑटोमेटेड करवाएंगे आपके सामने, मैं आपके सामने करवाऊंगा ये काम। अब आगे जाते हैं आगे। खुलता नहीं है, मैं बताता हूँ उसका भी। नीचे आते जाएं जरा, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है आगे। FAQs बताया था ना मैंने, FAQs लिखे होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट आई नीड टू स्टार्ट, कैन आई एबल टू डिलीवर इन 24 आवर्स, व्हाट एडिटेबल फाइल्स आर फॉर्मेट्स यू ऑफर। अब ये वो सवाल हैं जिसने ये गिग परचेज करनी है, जो उसके जहन में आने वाले सवाल हैं, लेकिन ये लिख कौन रहा है, सेलर लिख रहा है, ताकि अगर उसके जहन में ये क्वेश्चन आए तो उसने इसको जवाब दिए हुए हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी मैं खुद ही लिखवा लूँगा चैट जीपीटी से। मैं से कहूँगा भाई मैं एक CV मेकिंग की गिग लगाना चाहता हूँ, तो मुझे 15 या 10 FAQs बनाकर दे दो विद आंसर्स। तो वो मुझे मेरी गिग के मुताबिक क्वेश्चन दे देगा। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है, एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, जो 5 अच्छी गिग्स मुझे लगेंगी मैं उनके FAQs को देखूंगा और नोट कर लूँगा 5 को। फॉर एग्जांपल उनमें अगर उन सब ने 10-10 क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आई थिंक के 5-6 क्वेश्चंस उनके कॉमन होंगे। जो क्वेश्चन कॉमन होंगे ना उसको आप अपनी गिग में ले आएं। वो कॉमन क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि ये वाले क्वेश्चन तो ज़रूर क्यूरी करने वाला आपसे पूछेगा। एक तरीका ये है, मतलब अब आपने क्या करना है, मिक्स करना है, मतलब हाइब्रिड मॉडल यूज़ करना है, चैट जीपीटी को भी यूज़ करना है, अपनी स्किल को भी यूज़ करना है। दोनों को मिलाकर आपने जब काम करना है तो आप कोई अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर सकोगे। ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम चैट जीपीटी में जाकर अकाउंट, किसी का है चैट जीपीटी में अकाउंट?